हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 12th बायोलॉजी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट मैचिंग ऑफ इवेंट्स अक्करिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच करता है हमें वो पता करना है। तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो फर्स्ट 5 डेज़ जो है वो ब्लीडिंग फेज़ होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज़ भी बोलते हैं, जिसमें एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा और ब्लड रिलीज़ होता है और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट 6 to 13 डेज़ तक हमारे पास फॉलिकुलर फेज़ होता है और हम इस फॉलिकुलर फेज़ को प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं, जिसमें फॉलिकल बनती हैं और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनती है और एस्ट्रोजन रिलीज़ करती हैं। 14th डे पर LH के इन्फ्लुएंस में ओव्यूलेशन होती है, यानी कि ओवरी से LH के इन्फ्लुएंस में LH और FSH पीक पर होते हैं। LH की वजह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का ब्रेकडाउन होता है और एग जो है वो रिलीज़ हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब उसे कैप्चर कर लेती है। ऑन द सेम टाइम 14th डे के बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। तो 15 to 28 डेज़ तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है LH की वजह से। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करवाता है? LH मेंटेन करवाता है। याद रखना, कॉर्पस ल्यूटियम एंड LH मेंटेन करवाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम लगातार यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, जिससे कि एंडोमेट्रियम की वॉल थिक होती है, ये सोच के कि कहीं उसे बेबी को अकोमोडेट ना करना पड़े अगर फर्टिलाइजेशन हो गई। अगर 28th डे तक 28th डे पर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो LH और FSH का लेवल गिर जाता है, जिससे कि कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और साथ में क्या होगा, जो एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाता है, एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा इवेंट इसमें करेक्ट है। प्रोलिफरेटिव फेज के लिए इन्होंने दिया है रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। प्रोलिफरेटिव फेज़ को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज़ को ही हम बोलते हैं कि ये हमारा फॉलिकुलर फेज़ है। फॉलिकुलर फेज में ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होती है, रीजनरेशन होता है एंडोमेट्रियम का, मायोमेट्रियम का नहीं होता है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिक्रीटरी फेज जो हमारा ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ है, इसको हम सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है और इंक्रीज सिक्रेशन होता है प्रोजेस्टेरोन का, जो कि ठीक बात है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज। जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो एंडोमेट्रियम को उस टाइम एंडोमेट्रियम टूटती है यूट्रस की और एग बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, ना कि मायोमेट्रियम मिडल वॉल होती है, मस्कुलर वॉल होती है, जो कि हेल्प करती है लेबर पेन के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और जो बर्थ होता है, बर्थ में ये हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ना, पार्टूरेशन में हेल्प करती है बेसिकली। ओव्यूलेशन क्या है कि LH और FSH पीक पर होते हैं और शार्प फॉल होता है सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन का। ये गलत है। प्रोजेस्टेरोन जैसे ही ओव्यूलेशन होती है उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट ऑप्शन इज़ बी, सिक्रीटरी फेज में जहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH और कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रेट द प्रोजेस्टेरोन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज दिस, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। देखो, DNA के आसपास 2 स्ट्रैंड होते हैं, आपको याद रखना है DNA में 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी रखते हैं। अगर ये 5' to 3' है तो दूसरा 3' to 5' होगा। अब A के साथ हमारे पास T आएगा, T के साथ हमारे पास A आएगा। A के साथ हमेशा DNA में T रहता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बेस पेयर करता है, और G के साथ क्या रहता है? C रहता है। तो जहाँ पर A है वहाँ T, जहाँ T है वहाँ A, G के सामने C, C के सामने G, A के सामने T, देन A, देन C, G and T. This is the correct sequence. ये correct sequence है and option 3 is the right answer. Now the next question is select the correct match. इसमें से correct match को हमें select करना है। क्राई प्रोटीन दिया हुआ है, क्राई जीन दिया हुआ है। क्राई जीन क्या करते हैं? क्राई प्रोटीन बनाते हैं। वो क्राई प्रोटीन एक टॉक्सिन होता है, इसे हम बायोटेक में
किसी प्लांट के अंदर क्रायोजीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, सपोज ये प्लांट है, अगर इसमें हमने क्रायोजीन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्रायोजीन यहाँ पर क्रायो प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन ना कुछ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट के अगेंस्ट वर्क करती है। तो जैसे इंसेक्ट इसे खाने आएगा ये प्रोटीन उसके अंदर जाकर एक्टिव हो जाती है उसकी गट के अंदर, और इस इंसेक्ट को किल कर देती है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्रायोजीन से रिलेटेड। सो Cry1AC इसने लिखा है ये जीन का जो टारगेट इंसेक्ट है, जिस इंसेक्ट को ये किल करता है वो कॉटन बॉल वॉर्म है, विच इज़ राइट। Cry2AB के लिए कॉर्न बोरर लिखा हुआ है, ये गलत है, एंड Cry1AB के लिए कॉटन बॉल वॉर्म लिखा है, गलत है। आपको जो ये याद रखना है, ये CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि Cry1AC एंड Cry2AB, Cry1AC एंड Cry2AB बोथ अटैक द कॉटन बॉलवॉर्म, ये कॉटन बॉलवॉर्म के अगेंस्ट काम करते हैं। और जो Cry1AB है ये हमारा कॉर्न बोरर के खिलाफ काम करता है, कॉर्न बोरर को किल करने में हेल्प करता है। क्या याद रखना है, Cry1AC एंड Cry2AB कॉटन बॉलवॉर्म को किल करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमें चेक करना था, तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ए है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्लाज्मिड वेक्टर इज डाइजेस्टेड विद EcoR1 एट अ सिंगल साइट, देन ओनली 1 स्टिकी एंड विल बी प्रोड्यूस, 2 स्टिकी एंड विल बी प्रोड्यूस, 4 स्टिकी एंड विल बी प्रोड्यूस, और 6 स्टिकी एंड विल बी प्रोड्यूस। देखो जो प्लाज्मिड होता है ना वो एज ए वेक्टर काम करता है। इस प्लाज्मिड के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो प्लाज्मिड जो है वो ऐसा नहीं था जैसा हमें दिखाई, मतलब जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले जो हमारा ये प्लाज्मिड है ये हमें कट करना होता है। स्टार्टिंग में प्लाज्मिड ऐसा था, फिर हम प्लाज्मिड को कट करते हैं, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो प्लाज्मिड को कट करने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि अगर हमें EcoR1 जो कि एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको यूज़ करके अगर हमने प्लाज्मिड को कट किया तो कितने स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं ना, उन स्टिकी एंड से जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आके ज्वाइन कर जाता है। तो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट करना होता है। तो जब भी हम एक प्लाज्मिड वेक्टर को, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, DNA का सीक्वेंस ही होता है, इसको जब भी हम किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं तो 2 स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे हमारे पास। सो 2 स्टिकी एंड विल बी प्रोड्यूस। दिस इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, एक ह्यूमन की आइसोलेटेड पॉपुलेशन है विद अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ ब्लू आई एंड ब्राउन आइड इंडिविजुअल वाज डेसिमेटेड बाय द अर्थक्वेक। अब इन्होंने बोला कि एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन है ह्यूमन की, वहाँ पर जितना नंबर ऑफ ब्लू कलर की आई के इंसान है उतना नंबर ही ब्राउन कलर्ड आइड के भी इंडिविजुअल्स हैं। एक अर्थक्वेक की वजह से ये वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और कुछ ब्राउन कलर की आइज़ वाले ही वहाँ पर बचते हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। दिस काइंड ऑफ चेंज इन द जीन पूल इज़ कॉल्ड, इस तरीके की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बोलेंगे, ब्लॉक्ड जीन फ्लो बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे, या जीन माइग्रेशन बोलेंगे। देखो बेटा, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एवोल्यूशन। हमारे पास कुछ जो हमारा जो जीन फ्लो है ना, जो हमारी एक पॉपुलेशन का जीन पुल है, जो हमारी पॉपुलेशन जिन जिन जीन से बनी हुई है वो नॉर्मली अनडिस्टर्ब्ड रहती है जब तक कि कुछ फैक्टर्स जो हैं वो चेंज ना हो जाए। उसे हम हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बोलते हैं कि पॉपुलेशन हमेशा एक कांस्टेंट जीन पुल को मेंटेन करके रखती है अनटिल और अनलेस कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए उसके अंदर। वो डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है कि वहाँ से जीन माइग्रेट करके दूसरी पॉपुलेशन के अंदर चला जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक डिस्टर्बेंस हो सकती है, नेचुरल सिलेक्शन डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इस तरीके के 5 यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं आपको हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को जो मेंटेन नहीं रहने देते। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि ब्लू कलर वाले और ब्राउन कलर वाली आई वाले थे, अर्थक्वेक आया उस वजह से सिर्फ ब्राउन वाली आई वाले बच गए नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल तो नहीं है। ब्लॉक्ड जीन फ्लो, देखो जीन फ्लो ब्लॉक भी नहीं हुआ है क्योंकि ब्राउन वाले बचे हैं तो वो आगे जा रहे हैं। जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन से निकल के दूसरी पॉपुलेशन में कुछ लोग चले जाएँ तो वो अपने जीन को वहाँ पर ले जाते हैं, लेकिन स्टिल उस पॉपुलेशन के अंदर वो जीन रह जाता है। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है
कि रैंडम या फिर सडन स्मॉल चेंज हो जाना, यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर ये वर्क करता है। नॉट स्मॉल चेंज हो जाना, स्मॉल पॉपुलेशन पर रैंडम म्यूटेशंस की वजह से जो चेंज होता है, रैंडम म्यूटेशंस की वजह से जो चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक रैंडम म्यूटेशन हुई, अर्थक्वेक आया, तो वहाँ पर एक पॉपुलेशन थी जिसमें बहुत सारे ब्लू कलर की और जो आपका ब्राउन कलर की आइज़ वाले इंडिविजुअल से, वहाँ से क्या हुआ कि जेनेटिक जो आपका ये है अर्थक्वेक की वजह से जो ब्लू वाले हैं ये तो सारे निकल गए, थोड़े से बच गए आपके ब्राउन वाले, और इन ब्राउन वालों ने ही नेक्स्ट जनरेशन बना दी। दिस इज़ बॉटल नेक फिनोमिना, and this bottleneck phenomena is related to genetic drift. So genetic drift is the right answer. The next question is after double fertilization, this question is from sexual reproduction in flowering plant, कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक मेच्योर ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है। देखो अगर हम ये बोलें कि ये ओवरी है, ये ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और ये ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है। तो एम्ब्रियोसैक में यहाँ पर आपका एग सेल है, ये सिनर्जिड है, यहाँ पर एंटीपॉडल सेल्स होती हैं, और यहाँ पर क्या होती हैं आपकी सेंट्रल सेल होती हैं। तो जो मेल न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम एग सेल के साथ कंबाइन करता है, एग सेल और वन मेल न्यूक्लियस, वन मेल गैमेट, ये मिलके क्या बना देता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना देता है। ये हैप्लॉइड था, ये हैप्लॉइड था, तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। दूसरा जो मेल गैमेट है, सेकंड मेल गैमेट जो था हमारा, देखो वो भी एक ही मेल गैमेट होगा। सेकंड मेल गैमेट क्या करेगा कि जो सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस थे, उन सेंट्रल सेल के दो न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियाई थे यहाँ पर, इन टू न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करके पॉली एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करता है, जो कि बाद में किस में चेंज हो जाता है, एंडोस्पर्म के अंदर चेंज हो जाता है। अब इसमें एक न्यूक्लियस आपका आया मेल गैमेट से और दो सेंट्रल सेल से, तो इसकी प्लॉइडी हो जाएगी ट्रिप्लॉइड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है हमें, और एक हमें ट्रिप्लॉइड PEN यानी कि पॉली एंडोस्पर्मिक सेल मिलता है। तो यहाँ पर वन डिप्लॉइड इज़ रॉन्ग, वन डिप्लॉइड वन ट्रिप्लॉइड सेल इज़ राइट आंसर, टू हैप्लॉइड वन ट्रिप्लॉइड रॉन्ग आंसर, वन हैप्लॉइड वन ट्रिप्लॉइड गलत, एक डिप्लॉइड वो क्या है, जाइगोट, और एक ट्रिप्लॉइड वो क्या है, PEN पॉली एंडोस्पर्मिक सेल। जाइगोट बाद में डेवलप होकर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, और PEN चेंज हो जाता है आपका एंडोस्पर्म में, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वी हैव द इंजेक्शन of antitoxin in tetanus confer the which type of immunization। देखो भाई ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, दिस इज़ ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि टेटनस के अंदर हम एंटीटॉक्सिन लगाते हैं, एंटी टेटनस इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे किसी को इंजरी हो जाती है ना, उसे जाते ही एंटी टेटनस इंजेक्शन लगा लेते हैं। वो एंटीटॉक्सिन या एंटी टेटनस इंजेक्शन होता है, उसमें किस टाइप की वैक्सीनेशन दी है, किस टाइप की इम्यूनाइजेशन दी है, तो हम उसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है बेटा, जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ या फिर एंटीटॉक्सिन दिया जाता है, ताकि बनी बनाई एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन दिया जाता है ताकि क्विक रिस्पॉन्स आए, ताकि क्विक रिस्पॉन्स आए, उसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि कोई एंटीजन दे देंगे, ठीक है, उसके खिलाफ बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी, वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है। यहाँ पर बॉडी को एंटीबॉडी नहीं बनानी है, हम बनी बनाई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डालेंगे एज ए इंजेक्शन, या एंटीटॉक्सिन डालेंगे। स्नेक बाइट के केस में भी ऐसे ही किया जाता है। तो हम क्विक रिस्पॉन्स लेके आते हैं, ये नहीं कि वहाँ पे आराम से बैठ के हम इंतज़ार करेंगे कि हाँ देखो कब जो स्नेक ने बाइट किया है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कब एंटीबॉडी बनाती है, नहीं, वो बहुत लेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एंटीटॉक्सिन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एंटी विमिन इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्नेक बाइट के केस में, और टेटनस के केस में हम एंटीटॉक्सिन या एंटी टेटनस एज अ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ना नेक्स्ट में हमारे क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, जो कॉलम्स हैं उन्हें मैच करना है। तो देखो
जो हमारा मल्टीपल एलेलिज्म है बेटा, ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। मल्टीपल एलेलिज्म तो ए का थर्ड ऑप्शन होगा। हम ए का थर्ड देख लेते हैं पहले। तीनों के तीनों में ए का थर्ड ऑप्शन है हमारे पास। देखो मल्टीपल एलेलिज्म का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो जीन है उस जीन के 2 अलील होते हैं, ठीक है। कोई भी जीन है उसके 2 अलील होते हैं। अगर किसी जीन के 2 से ज़्यादा अलील हैं पॉपुलेशन में तो उसे हम मल्टीपल एलेलिज्म बोलते हैं। जैसे हमारी पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप ए भी मिलता है, ब्लड ग्रुप बी भी मिलता है, ब्लड ग्रुप ओ भी मिलेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म बोलते हैं। देखो पॉपुलेशन में मल्टीपल एलील एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी की बॉडी के अंदर सिर्फ एक जीन के 2 अलील ही एग्जिस्ट करेंगे। इंडिविजुअल में एक जीन का सिर्फ 2 अलील ही एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए भी होगा, बी भी होगा, ओ भी होगा। नहीं, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ओ होगा, या तो ए बी होगा। तो मल्टीपल एलेलिज्म इज़ रिलेटेड टू ब्लड ग्रुपिंग। नेक्स्ट है बैक क्रॉस क्या होता है एंड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। यहाँ से भी देखना भाई, दिस टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस ही होता है। पहले मैं टेस्ट क्रॉस बताती हूँ आपको, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। जब भी हम F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को, F1 जनरेशन में ज़्यादातर हाइब्रिड आते हैं, जैसे कि हमने ये हाइब्रिड है, इसे हम अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो ए का ये वाला तो चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ए का यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन इन 2 के अंदर है। तो अब हमारे पास बात रहेगी है बी एंड सी में से सी का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और ये हमारे पास करेक्ट है। अब आते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस में क्या होता है कि हम हेट्रोजाइगस का किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करा दें। पेरेंट शुड बी ऑलवेज प्योर ना, पेरेंट्स प्योर होते हैं। तो हम F1 जनरेशन का चाहे कैपिटल टी से क्रॉस करवा दें, चाहे हम स्मॉल टी से क्रॉस कराएं, इसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। तो लेकिन टेस्ट क्रॉस किसे बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हम स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करवाएं, उसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्योंकि टेस्ट क्रॉस तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, रिसेसिव वाला तो हमने ये टिक कर लिया। तो जितने भी टेस्ट क्रॉस है ना वो सारे बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी टेस्ट बैक क्रॉस होते हैं जो कि डोमिनेंट अलील के साथ करवाए जाते हैं, डोमिनेंट फॉर्म के साथ करवाए जाते हैं। तो बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो बी का सेकंड दोनों के अंदर ही है, बी का सेकंड, हमने बी का सेकंड देख लिया। नाउ व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस ओवर क्या होता है, अब क्रॉस ओवर पर आते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि सपोज ये हमारी सिस्टर क्रोमेटिड है, दिस इज़ क्रोमोसोम नंबर 1, यहाँ पर कैपिटल टी और सपोज यहाँ पर कैपिटल जी है, और ये हमारे पास दिस इज़ ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर 1, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल जी है। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, बट ये दोनों क्या हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब है एक जैसे क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में अगर एक्सचेंज कर जाएं सेगमेंट्स, यानी कि ये वाले में जहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल जी था, यहाँ स्मॉल टी आ जाए और स्मॉल जी आ, ऊपर वाला ही सिर्फ हम क्रॉस ओवर करवाते हैं, स्मॉल टी आ जाए, करवा के दिखा रही हूँ यहाँ पर मैं। और इधर वाले में क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल टी स्मॉल जी, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारे सेगमेंट, जीन का सेगमेंट एक्सचेंज कर गया। किसके बीच में एक्सचेंज किया है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक्सचेंज किया है, इसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में। तो डी का फिफ्थ ऑप्शन किस में है, बी वाले पार्ट में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो डी का हमारा
5th ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन? नई कॉम्बिनेशन बनना, नई कॉम्बिनेशन जो पेरेंट से अलग हो, ठीक है। तो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन 4th हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? हेट्रोजाइगोट को जब भी हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो टेस्ट क्रॉस होता है। बैक क्रॉस क्या होता है? चाहे हम रिसेसिव पेरेंट से करा दें, चाहे हम डोमिनेंट पेरेंट से करा दें, दोनों ही बैक क्रॉस होते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस इज़ द टाइप ऑफ बैक क्रॉस। बट टेस्ट क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर बैक क्रॉस को ऑप्शन नंबर 2 को टिक करेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म जो है हमारा वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कन्फर्म द टाइफाइड इन द ह्यूमन इज़ द विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से कन्फर्म किया जाता है टाइफाइड है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द लाइफ टेबल, कि किसी की लाइफ के अंदर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अलाइव एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड ईयर इज़ द 800। ये बोल रहे हैं कि इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी? इनिशियल पॉपुलेशन थी 800। ड्यूरिंग द इंटरवल 200 उसमें से इंडिविजुअल डाई कर गए, जो डेथ हुई, कितने इंडिविजुअल्स की हुई? 200 की डेथ हो गई। डेथ रेट कैसे निकालेंगे? तो देखो, जब भी आपको डेथ रेट निकालना है ना, तो इनिशियल पॉपुलेशन के अंदर से हम माइनस कर देते हैं जितने इंडिविजुअल डाई किए। तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी? 800। कितने इंडिविजुअल डाई किए? 200। तो 1/4 हो गया। 1/4 को डिवाइड करके देखते हैं हम, कितना आएगा 1/4 को डिवाइड करने से? 0.25. So option A is the right answer. Now the next question, which of the following in the sewage treatment remove the suspended particles? Primary treatment, secondary treatment, sludge treatment, tertiary treatment. The answer is primary treatment. देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो भी सस्पेंडेड सॉलिड होता है, फ्लोटिंग डेब्रिस होती है, वो निकाल दी जाती है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि पानी को काइंड ऑफ छाना जाता है, तो उसमें सस्पेंडेड जो सॉलिड्स होंगे, डेब्रिस होगी, वो रिमूव हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है आपका? प्राइमरी ट्रीटमेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आज के लिए वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसी सैम्पल पेपर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।